अब देखो स्केलेटन सिस्टम को यदि हम रनिंग में रखते हैं तो बोन्स पढ़ने के बाद में कुछ की पॉइंट्स हैं जहां से सवाल बनता है। कुछ की पॉइंट की बात हम करेंगे जहां से क्या बनेगा, सवाल बनेगा। तो ये क्या है, सभी क्वेश्चंस है, सीधे सीधे जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए। सवाल बनेगा ह्यूमन बॉडी की, वैसे मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी, ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे लंबी व सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। लंबी व सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी व सबसे बड़ी हड्डी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट व सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है। सबसे पहला की पॉइंट, आपको आंसर क्या देना है, फीमर। कौन सी होती है, फीमर। और ये फीमर कहां पाई जाती है, सवाल ये भी बन सकता है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बोन है या सबसे लंबी जो बोन है वो हमारे शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे, नाम तो होगा फीमर, और कहां उपस्थित होती है, हमारे थाई वाले भाग में, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में हमारे जो जांग वाला भाग होता है, थाई वाला भाग होता है, इसमें जो बोन प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, फीमर। और इसे ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या बनेगा, सबसे छोटी हड्डी। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है और उसका नाम क्या होता है। आपको आंसर देना है स्टेपिज। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है, स्टेपिज। और स्टेपिज कहां प्रेजेंट होती है, हमारे कान में। याद करो, मैंने आपको एक कान में कितनी हड्डियां बताई थी, 3 बताई थी, और दोनों कान में मिला के कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। और उन 6 में एक कौन सी थी, मेलियस, दूसरी कौन सी थी, इनकस, और तीसरी कौन सी थी, स्टेपिज। तो यहां पे यदि सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज है, जो कहां प्रेजेंट होती है, कान में प्रेजेंट होती है। क्लियर है इतना। अब देखो आगे का सवाल क्या बनेगा, यहां से नेक्स्ट सवाल आपका बनेगा, सबसे पतली हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे पतली, जो आपने 206 हड्डियां पढ़ी है उनमें से सबसे पतली हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, कमेंट में आंसर देंगे। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। पंकज नेगी जी बता रहे हैं फिबुला। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, एक बार जल्दी से शेयर करो क्लास को जल्दी से। देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो कौन सी है, स्टेपिज। और यहाँ पे यदि सबसे पतली हड्डी की बात करेंगे तो कुछ एक बच्चों ने सही आंसर दिया है, वो कौन सी होती है, फिबुला। कौन सी होती है, फिबुला। और फिबुला कहाँ पाई जाती है, हमारे पैर में पाई जाती है। हमारा जो पटेला है, हमारा जो घुटना है, घुटने के नीचे वाले भाग में 2 हड्डियां बताई थी, एक टीबिया होती है, कौन सी होती है, फिबुला। तो जो सबसे पतली हड्डी होगी वो कौन सी होगी, फिबुला होगी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी का नाम बताओ। मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी का नाम बताओ। ऐसी कौन सी बोन है जो शाइनिंग करती है, जो चमकीली होती है। मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी का नाम बताओ। आपको इसका आंसर भी क्या देना है, फिबुला देना है। इसका आंसर भी क्या देना है, फिबुला देना है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी भी कौन सी होती है, फिबुला। और मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी भी कौन सी होती है, फिबुला। ये दोनों क्वेश्चंस ये भी याद रखना, आंसर दोनों का क्या है, सेम है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बनेगा, इसके बाद में मानव शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताओ व उसकी लोकेशन, वह कहां पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो आपको याद रखना है मैंडिबल। क्या नाम होता है,
मैंडिबल। आप रिवाइज करते जाएंगे कमेंट कर करके, कौन सी होती है मैंडिबल, और कहां पाई जाती है हमारे जबड़े वाले भाग में। मैंडिबल कहां पाई जाती है हमारे जबड़े वाले भाग में। ये 5 पॉइंट तो क्लियर कर लेना, फिर आगे की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। कहां पाई जाती है जांघ यानी कि थाई वाले भाग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टैपेज, कहां पाई जाती है हमारे कान में। सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, फिबुला, कहां पाई जाती है पैर में। सबसे चमकीली हड्डी भी कौन सी होती है, फिबुला, ये भी कहां उपस्थित होती है पैर में उपस्थित होती है। और सबसे मजबूत हड्डी का नाम पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, मैंडिबल, जो कहां पाई जाती है हमारे जबड़े में पाई जाती है। ये की पॉइंट्स है जो किससे रिलेटेड है, हमारी बोन से रिलेटेड है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में मिटा दो, इसको मिटा दो ना। जी बिल्कुल एग्जाम में आता है, ऐसे सवाल बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इग्नोर मत कर देना, ध्यान से सुनना चीजों को। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी बोन है जो मूव कर सकती है, यानी कि मूवेबल बोन्स आपसे पूछ सकता है। मूवेबल बोन्स यानी कि ऐसी कौन सी बोन है जो मूव कर सकती है, गतिशील बोन आपसे पूछ सकता है, जो गति कर सकती है, मूव कर सकती है या फिर मूवमेंट कर सकती है, उन बोन का नाम बताओ। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वो बोन जो मूव कर सकती है, उन बोन्स का क्या नाम होगा। तो आपको 2 बोन याद रखनी है, कितनी होती है 2। एक तो हमारे जबड़े वाली जिसका नाम क्या होता है, मैंडिबल, क्या नाम होता है मैंडिबल, कहां पाई जाती है जबड़े में पाई जाती है, कहां पाई जाती है जबड़े में। दूसरी का नाम क्या होता है, पटेला, क्या नाम होता है पटेला, और पटेला कहां पाई जाती है, कल बात करी थी हमने, घुटने में। हमारे एक पटेला होती है तो दोनों घुटनों में कितनी पटेला हो गई, 2 पटेला। तो आपसे सवाल बन जाए, देखो आप सबने देखा होगा कि हमारा जो जबड़ा है वो कभी टूटता नहीं है, हमारा जबड़ा कभी टूटता नहीं है, उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। हो जाता है ना कई बार कि जो जबड़ा वाला भाग है वो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है मैंडिबल वाली बोन की, लेकिन कभी जबड़ा टूट नहीं सकता। तो आपको क्या याद रखना है कि 2 ऐसी बोन है जो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, और उसके अंदर पहली कौन सी होती है, मैंडिबल, जो कहां पाई जाती है जबड़े में, और दूसरी कौन सी होती है, पटेला, जो कहां पाई जाती है हमारे घुटने में प्रेजेंट होती है। क्लियर होगा, इतना क्लियर है, क्लियर है क्या? जल्दी आओ, कुछ बच्चे लेट हैं, जल्दी आओ, अभी कुछ एक स्टूडेंट्स लेट हो रहे हैं भाई। अब देखो इसके बाद में कुछ और सवाल बन सकते हैं, और वो सवाल क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना, याद तो तुम कर ही रहे हो कमेंट में। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लीगामेंट क्या होता है, सवाल क्या बनेगा, लीगामेंट। एक टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीगामेंट, और एक टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेंडन। 2 टर्म होगी जिसमें एक तो होगी लीगामेंट और एक क्या होगी, टेंडन। पूछ लिया जाएगा कि लीगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लीगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को किससे जोड़ता है, बोन से, यानी कि बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम करने वाला जो तंतु है उसे आप क्या कहेंगे, लीगामेंट। तो आपसे लिगामेंट का काम पूछ लिया जाए तो आप बोल देंगे कि बोन और बोन, 2 हड्डियां जहां आपस में जुड़ती है, उस जोड़ को, उस जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक बोन दूसरी बोन से जुड़ेगी तो जो जॉइंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। दूसरा आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि टेंडन क्या होता है, टेंडन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारी हड्डी है, इन हड्डियों को किससे, मांसपेशी से
जब कोई हड्डी किसी मांसपेशी से, किसी मसल से जुड़ती है, जब बोन किसी मसल से जुड़ती है तो उनके बीच का जो जॉइंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम टेंडन के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा? लिगामेंट क्या होता है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला जो जॉइंट है उस जॉइंट को आप क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। और एक हड्डी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने वाला जो जॉइंट है उसे आप क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। ये दोनों पॉइंट्स भी आपको की पॉइंट में याद कर लेना है या फिर लिख लेना है। ठीक है ना इतना? चलो आगे। अब देखो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो बोन से बन जाते हैं। इसके बाद में आपको पता ही है ब्यूटी बोन कौन सी होती है, मैंने कल बता दिया था। ब्यूटी बोन कौन सी होती है? हमारी कॉलर बोन, जिसे क्लेविकल भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी होती है? टीबिया। ये कल मैंने आपको लिखा दिया था, याद होगा सबको। सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली कौन सी होती है? टीबिया होती है। और सबसे सुंदर हड्डी ब्यूटी बोन हम किसे कहते हैं? कॉलर बोन, जो हमारे यहाँ उपस्थित होती है, या फिर आप क्या कहेंगे? क्लेविकल के नाम से भी जाना जाता है। आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिजीज ऑफ बोन्स। डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं इनकी बात हम करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों से संबंधित रोगों की बात अब हम करेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने लिखा मैंने, पहला जो हड्डियों से संबंधित रोग है इसे कहा जाता है रिकेट्स। किस नाम से जाना जाता है? रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। ये रिकेट्स क्या होता है? सबने सुना होगा। सबसे पहले तो ये जो रिकेट्स रोग होता है ये किसमें होता है? चाइल्ड्स में, यानी कि बच्चों से संबंधित रोग है तो हड्डियों का रोग, लेकिन ये किसकी हड्डियों में होता है? बच्चों की हड्डियों में होता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर कर लेना, रिकेट्स एक बोन, एक हड्डियों से संबंधित रोग है जो किसमें पाया जाता है? चाइल्ड्स में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। होता क्यों है? ड्यू टू, आपको क्या याद रखना है? ड्यू टू डेफिशिएंसी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां, विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है या फिर भंगुर हो जाती है। उस रोग को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स रोग। हमें ये विटामिन डी कहां से मिलती है? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से मिलती है हमें विटामिन डी। तो जब इस विटामिन डी की कमी हो जाती है किसमें? बच्चों में। और जैसे ही विटामिन डी की कमी होगी बच्चों में, इस डेफिशिएंसी के कारण बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी और भंगुर हो जाएगी। यानी कि थोड़ी सी, जैसे मान लो गिर गया हो तो उनकी क्या होती है? बोन्स टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी की क्या हो रखी है? कमी हो रखी है। तो बोन से संबंधित पहला रोग कौन सा हो गया? रिकेट्स। रिकेट्स रोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा रोग है जो किसमें देखने को मिलता है? बच्चों में देखने को मिलता है। होता क्यों है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर और कैसी पड़ जाती है? भंगुर पड़ जाती है। उस रोग को क्या कह देते हैं हम? रिकेट्स रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो पहला कौन सा हो गया? रिकेट्स। रिकेट्स के बाद में जो दूसरा रोग आप पढ़ेंगे उसे कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। बहुत बार सवाल बनता है इस ओस्टियोमलेशिया से, ओस्टियोमलेशिया, क्योंकि दो नाम आएंगे, ध्यान से सुनना। एक आएगा ओस्टियोमलेशिया और तीसरे नंबर पे एक आएगा ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, और एक क्या आएगा? ओस्टियोपोरोसिस के नाम से आएगा। दो नाम आएंगे, थोड़े सेम से लगेंगे आपको, ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे देखो ये ओस्टियो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब किससे संबंधित रोग है? बोन से संबंधित रोग है। लेकिन ओस्टियोमलेशिया में क्या होगा? ध्यान से देखो, ये ओस्टियोमलेशिया रोग रिकेट्स रोग के समान ही होता है। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया में इतना ही डिफरेंस है कि रिकेट्स रोग किसमें होता है? बच्चों में, और ओस्टियोमलेशिया किसमें
होता है एडल्ट में। एडल्ट यानी आप क्या कह देंगे, वयस्क व्यक्ति के अंदर कौन सा रोग देखने को मिलता है, ओस्टियोमलेशिया। मतलब क्या कहेंगे, यदि वयस्क में विटामिन डी की कमी होगी, यदि वयस्क में विटामिन डी की कमी हो गई तो विटामिन डी की कमी से जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, बोन्स कमजोर पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है या फिर कैसी हो जाती है, भंगुर हो जाती है। तो दोनों रोग है तो एक से, बस थोड़ा सा फेज का डिफरेंट है। यानी रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होगा, हड्डियां भंगुर हो जाएगी, लेकिन होगा किसमें, बच्चों में, चाइल्ड्स में। ओस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होगा और हड्डियां कमजोर और भंगुर पड़ जाएगी, लेकिन होगा किसमें, एडल्ट में, वयस्क में। तो इतना डिफरेंस याद रखना कि यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स, और वयस्क में विटामिन डी की कमी हो गई तो ओस्टियोमलेशिया रोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो देखो, पोरोसिस का मतलब क्या होता है, पोर, और पोर को क्या कहा जाता है, छिद्र। पोर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। और ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, यानी कि बोन्स के अंदर क्या हो जाते हैं, पोर बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, यानी कि हड्डियां खोखली हो जाती है। ठीक है, जो बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, उन हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये रोग कब होता है, ओस्टियोपोरोसिस रोग कब होता है, तो ध्यान से सुन लो, जब हड्डियों में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। कैल्शियम आयन की कमी होने से हड्डियों में छिद्र हो जाता है, तो हड्डियां कैसी हो जाएगी, भंगुर। कमी होने से हड्डियां भंगुर पड़ जाती है। इस रोग को क्या कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। तो डिफरेंस ये याद रखना है, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया में बोन्स कमजोर पड़ती है विटामिन डी की कमी से, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस की बात करें, यहां पे ये ओस्टियो वर्ड क्या हो गया, बोन्स के लिए, और पोरोसिस किसके लिए आ गया, छिद्र के लिए, पोर के लिए। यानी कि हड्डियों में छिद्र हो गए, यानी हड्डियां कैसी हो गई, कमजोर हो गई, भंगुर हो गई। क्यों हो गई, किस आयन की कमी हो गई है, कैल्शियम आयन की। और यही रीजन होता है कि जैसे किसी व्यक्ति में ओस्टियोपोरोसिस है तो उसकी हड्डियां धीरे धीरे भंगुर हो जाती है, और ये जो कैल्शियम आयन है फिर जाके किडनी में जमा हो जाते हैं और किडनी स्टोन का निर्माण कर लेते हैं, किडनी की पथरी बना लेते हैं। तो इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है। तीनों रोग, रिकेट्स चाइल्ड में होगा, बच्चों में होगा, किसकी कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से। ओस्टियोमलेशिया एडल्ट में होगा, वयस्क में होगा, लेकिन कौन सी विटामिन की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से। ओस्टियोपोरोसिस, यहाँ ओस्टियो वर्ड बोन्स के लिए और पोरोसिस का मतलब छिद्र, यानी ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें कैल्शियम आयन की कमी से हड्डियां क्या पड़ जाती है, भंगुर पड़ जाती है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि हड्डियां कौन कौन बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसीन प्रोटीन। ये तीनों के तीनों कंपाउंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारी बोन्स का निर्माण करते हैं, हमारी हड्डियों का निर्माण करते हैं। शायद क्लियर होगा, इतना क्लियर है। क्लियर है ना सभी का, रिपीट। चलो, एक भाई को प्रॉब्लम आ रखी है, रिपीट के लिए बोल रहे हैं, गिरधारी लाल मीना, ध्यान से सुनो। रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, तीनों ही रोग किससे संबंधित हैं, हमारी बोन से संबंधित है। रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन डी की क्या हो जाती है, कमी। ये तो आपने सुना ही होगा कि विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो जैसे ही विटामिन डी की कमी हो गई, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही है, उस रोग को आप क्या कह रहे हैं, रिकेट्स कह रहे हैं। अगर यही सिचुएशन एडल्ट में आ गई तो उसे आप क्या कह रहे हैं, ओस्टियोमलेशिया। और यदि हमारे हड्डियों में कैल्शियम आयन की कमी हो गई और हड्डियां भंगुर हो गई तो उस रोग को आप क्या कह रहे हैं, ओस्टियोपोरोसिस। सिंपल। ठीक है। अरे हिंदी में ही है, हिंदी में ही है जी, हिंदी में ही तो है, और कितना हिंदी में। ये रोगों के नाम टेक्निकल होते हैं, ये बायो या फिर साइंस की लैंग्वेज में, हिंदी क्या होगी। अब देखो सामने, इसके बाद में आपने एक दो रोग और सुने हैं हड्डियों से संबंधित, तीन तो आपने याद कर लिए, पढ़ लिए। अब चौथा जो रोग है इसे हम क्या कहते हैं, टीटेनी।
चौथा जो रोग है इसे हम कहते हैं टीटेनी, टीटेनी रोग। टीटेनी रोग के अंदर आपने सुना होगा कि जबड़े वगैरह क्या हो जाते हैं, मतलब जबड़े वगैरह खुल नहीं पाते। ये सारी सिचुएशन किस में आती है, टीटेनी रोग में। आपने सुना होगा लोहे के कटने से इन सब से टिटनिस रोग हो जाता है। तो इन सब की बात वैसे तो हम डिजीज वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन बोन से संबंधित क्या चीज है इसमें, तो इस टिटेनी रोग में हो क्या जाता है, मनुष्य में टिटेनी रोग में क्या हो जाता है, मनुष्य में कैल्शियम आयन प्लस विटामिन डी। आपको क्या लिखना है, मनुष्य में कैल्शियम आयन प्लस विटामिन डी दोनों की कमी से, दोनों की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है, टिटेनी रोग देखने को मिलता है। तो चौथा जो रोग है आपका टिटेनिस, या फिर इसे कह सकते हैं टिटेनी रोग के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है, जब मनुष्य में कैल्शियम आयन और विटामिन डी दोनों की ही कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टिटेनी रोग। पांचवी कंडीशन आपकी क्या आएगी, तो पांचवी कंडीशन ये होती है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द, हमारा जो घुटना वाला भाग है जिसमें पटेला उपस्थित होती है, मोस्टली लोगों को वहां पे एक पेन होता है, वहां पे दर्द होता है। तो ये घुटनों का जो दर्द है इसका कारण क्या है कि घुटनों का दर्द क्यों होता है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूं उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में, अगर आपने मेरे से पढ़ा है। तो होता क्या है कि हमारे घुटनों के अंदर या तो क्या जम जाता है, लैक्टिक अम्ल। दो अम्ल ऐसे होते हैं जिसके जमने से घुटनों में दर्द होता है, एक तो लैक्टिक अम्ल होता है और दूसरा कौन सा होता है, यूरिक अम्ल। देखो ये यूरिक अम्ल हमारे लिए टॉक्सिक होता है, विषैला पदार्थ होता है, इसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन कई बार जब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन नहीं होता और ये हमारे घुटनों में जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल और यूरिक अम्ल का जमना, जब घुटनों में जम जाते हैं तो घुटनों में दर्द होता है। तो उस दर्द का कारण है कि हमारे घुटनों में क्या जम गया है, लैक्टिक अम्ल, या फिर किसका जमाव हो गया है, यूरिक एसिड का जमाव हो गया है, जिसके कारण घुटनों में क्या होता है, दर्द होता है। तो ये 5 डिजीज थी बोन से संबंधित, हड्डियों से संबंधित। अब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ आप टाइप करेंगे, मैं बोलूंगी, ध्यान से सुनना। हमने 5 डिजीज पढ़े हैं हड्डियों से संबंधित। पहली कौन सी पढ़ी, रिकेट्स, किसमें होती है, बच्चों में। हो क्या जाता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। सेम ऐसी ही सिचुएशन होती है वयस्क में, और वयस्क में जब विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है तो उसको कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। क्या कहेंगे, ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि यदि हमारी हड्डियों में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो हड्डियां भंगूर पड़ जाती है और उस कंडीशन को हम कह देते हैं ओस्टियोपोरोसिस। हमने चौथा कौन सा पढ़ा, टिटेनी। टिटेनी रोग के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे अंदर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर हमने कौन सा पढ़ा, घुटनों का दर्द, कि हमारे घुटनों के अंदर जो पेन फील होता है, जो दर्द हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि हमारे घुटनों के अंदर या तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है या फिर क्या जम जाता है, यूरिक एसिड। जब ये जम जाते हैं तो हमारे घुटनों के अंदर क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। शायद आप लोगों ने भी रिवाइज कर लिया होगा मेरे साथ साथ। कर लिया सबने, कर लिया ना सबने। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा सबको। चलती हूं आगे, चलो आगे। ये हो गया हमारा डिजीज ऑफ बोन्स, बोन से संबंधित रोग हमने पढ़ लिए हैं। आज मैं भी चैप्टर खत्म करके आपका एक टेस्ट भी लेने वाली हूँ लास्ट में। देखिए कितने बच्चों ने स्केलेटन सिस्टम सही से पढ़ा है, पता चल जाएगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगी। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारी जो बोन्स है उनसे संबंधित सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब इससे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते। तो अब हम बात
की करने वाले हैं। जैसे ही हम हड्डियां पढ़ लेते हैं, हड्डियों के बाद में हम यहाँ बात करेंगे मांसपेशियों की। किसकी बात करेंगे? मांसपेशियां। और मांसपेशियों को आप क्या कह सकते हैं? हमारी मसल्स। और यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे। क्या कहा जाता है? हमारी मसल्स या फिर हमारी मांसपेशियां। अब थोड़ी देर कमेंट रोक दो, थोड़ी देर कमेंट रोक दो और इन चीजों को समझो। जब मैं बोलूंगी तो आप कमेंट्स में मुझे आंसर देना। ध्यान से देखो, हमारी जो मसल्स है, हमारी जो मांसपेशियां है, ये मांसपेशियां किससे मिलके बनी होती है? संख्या में कितनी होती है? तो सबसे पहला सवाल तो हम यही कर लेते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? मायोलॉजी। क्या कहेंगे? मायोलॉजी। जैसे हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। वैसे हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी। नेक्स्ट देखो कि देखो मांसपेशियों से संबंधित यदि कोई भी रोग है तो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट होता है, जो विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट को आप क्या बोलेंगे? जो विशेषज्ञ होता है उसको आप क्या बोलेंगे? मायोलॉजिस्ट। मायोलॉजिस्ट, ठीक है, मायोलॉजिस्ट। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही इन मसल्स से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उसको आप क्या कहेंगे? मायोलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो कि हमारी जो मांसपेशी है, हमारी जो मांसपेशी है वो किससे मिलकर बनी होती है? यानी कि मांसपेशी या फिर मसल्स मेड अप, हमारी मांसपेशी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि मांसपेशी किस किस से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन प्लस हमारा क्या होता है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन प्लस क्या होता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को आप क्या बोल सकते हैं? अमाइनो एसिड्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब आप सबको ये भी पता होगा कि प्रोटीन की जो सरलतम इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को आप क्या कह देते हैं? अमाइनो एसिड्स कह देते हैं। तो हमारी जो मांसपेशियां है, ये मांसपेशियां किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन के साथ में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल। वो प्रोटीन कौन कौन सी होती है उनकी बात अभी हम करेंगे। तो देखो वो प्रोटीन कौन सी है जो हमारे मांसपेशियों में पाई जाती है? वो कौन सी प्रोटीन है जो मांसपेशियां बनाती है? तो दो प्रोटीन देखने को मिलेगी। एक का नाम आपको मिलेगा एक्टिन। एक का नाम क्या है? एक्टिन। और दूसरी का नाम क्या होता है? मायोसिन। दूसरी का नाम क्या होता है? मायोसिन। तो ये दोनों प्रोटीन होती है जो किसके अंदर पाई जाती है? हमारी मांसपेशियों के अंदर। जैसे मैं आपसे सवाल करूं, जल्दी से आंसर दो। हमारी हड्डियों में, बोन्स में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताओ। आंसर आ जाना चाहिए सभी का। हमारी हड्डियों में, हमारी बोन्स में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताओ। मैंने ये तो बता दिया कि हमारी मांसपेशियों किस किस से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और अमाइनो एसिड से। और वो प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है? एक्टिन हो सकती है या फिर कौन सी होगी? मायोसिन। तो दो प्रकार की प्रोटीन यहां पे पाई जाती है। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, ध्यान से देखो। आपने आंसर दे ही दिया है, अब सबको पता ही है कि बोन्स में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? ओसिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों ने सही आंसर दिया। अब आगे से मैं ये पूछूं कि बताओ मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप कहेंगे मैडम एक एक्टिन होती है और दूसरी कौन सी होती है? मायोसिन होती है। और ये दो ही प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करती है? हमारी मसल्स का निर्माण करती है। देखो रिपीट कर लो, स्टडी ऑफ
ऑफ मसल्स। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केवल मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। और मांसपेशियों का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उसको क्या कहते हैं? मायोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। हमारी मांसपेशियां प्रोटीन और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और प्रोटीन कौन कौन सी होगी? एक एक्टिन हो सकती है और दूसरी कौन सी होती है? मायोसिन होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो आगे, हमारी मांसपेशियों को बनाने और क्या क्या सहायक हैं? प्रोटीन और अमाइनो एसिड के साथ में कुछ मिनरल्स भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? मिनरल्स, यानी खनिज लवण, वो भी मांसपेशियों के अंदर के बनने में भी सहायक होते हैं और मांसपेशियों को काम भी करवाते हैं, फंक्शन भी करवाते हैं। तो हम बात करेंगे मांसपेशियों में उपस्थित खनिजों की। मांसपेशियों में उपस्थित वे खनिज जो खनिज, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे इसको? मिनरल्स। खनिज को आप क्या कह सकते हैं? मिनरल्स कह सकते हैं। वो खनिज कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला मैं आपके सामने नाम लिखूंगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्या लिखा मैंने? मैग्नीशियम लिखा है। और ये मैग्नीशियम क्या करता है हमारी मांसपेशियों में? मैग्नीशियम का सवाल हर बार मिलता है। ऐसा कौन सा खनिज है, ऐसा कौन सा आयन है जो मांसपेशियों में देखने को मिलता है या मांसपेशियों में फंक्शन करता है? तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम। एक तो आप क्या याद रखेंगे? मैग्नीशियम करता क्या है? इसका काम होता है मांसपेशियों के निर्माण में सहायक। तो इसका फंक्शन पूछ लिया जाए कि मैग्नीशियम का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे मांसपेशियों के निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम ऐसा आयन है जो हमारी मसल्स को बनाने में हेल्पर होता है, हमारी मसल्स को बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर है? पहला खनिज मैंने आपके सामने कौन सा लिखा है? मैग्नीशियम लिखा है। और मैग्नीशियम क्या करता है? मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। मांसपेशियों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद में कुछ खनिज और लिखे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हम मैग्नीशियम को तो याद रख लेते हैं लेकिन इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या कर लेते हैं? अपन भूल जाते हैं। तो सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहीं पे दो और खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? सल्फर। सल्फर को आप क्या कह सकते हैं? गंधक भी कह सकते हैं। और सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस। दूसरा कौन सा? सल्फर। सल्फर को आप गंधक भी कह सकते हैं और इसका सिंबल क्या होता है? एस प्लस। और क्या हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो सकता है आपका फास्फोरस। अब मुझे ये बताओ कि फास्फोरस हड्डियों में था कि नहीं था? था ना। और हड्डियों के साथ किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में। सवाल ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो बोन और मांसपेशी दोनों में देखने को मिलता है? तो मैग्नीशियम तो बोन्स में नहीं होता, किसमें होता है? मांसपेशियों में। सल्फर भी किसमें होता है? मांसपेशियों में, हड्डियों में नहीं होता। लेकिन फास्फोरस, कल हमने लिखा था CaPO4, कैल्शियम फास्फेट, जिससे क्या बनी होती है? हड्डियां बनी होती है। यानी कि ये फास्फोरस हड्डियों में भी पाया जाता है और ये फास्फोरस यहाँ हमारी मांसपेशियों में भी पाया जाता है। तो दो खनिज पदार्थ और हैं, जिसमें पहला सल्फर है, गंधक है, और दूसरा कौन सा है? फास्फोरस। इनकी उपस्थिति भी किसमें देखी जाती है? मांसपेशी में। अब आपसे पूछा जाएगा इनका काम। इनका काम क्या होता है? तो आप बताएंगे मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन। आप क्या कहेंगे? मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मांसपेशियों में संकुचन। आज हम चल फिर रहे हैं, आज हम चल फिर रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारी मांसपेशियां क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है, संकुचन करती है, जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो यही सवाल बन जाता है। कई बार क्या हो जाती है? अकड़ जाती है, मांसपेशियां अकड़ी हुई रहती है। उसका कारण भी हो जाता है कि मांसपेशियों में सल्फर और फास्फोरस की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। आप याद रखेंगे कि सल्फर और फास्फोरस दोनों क्या करवाते हैं? मांसपेशियों में संकुचन करवाते हैं। दोनों ही मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। क्लियर है इतना? मांसपेशियों में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर है इतना? ये ज्यादा से ज्यादा ये चीजें हैं हमारी मतलब मांस जो हम खाते हैं, एग, अंडा वगैरह खाते हैं, दूध की बात कर ले, दूध है, हरी सब्जियां हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। हमारा सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम जो दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। तो ऐसी चीजें जब हम खा रहे होते हैं तो इन सभी पदार्थों की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। अब एक बार मेरे साथ रिवाइज करो।
मांसपेशियां मसल्स में उपस्थित प्रोटीन पूछेगा तो आप कहेंगे एक्टिन और मायोसिन। और अगर इसमें उपस्थित खनिज पूछेगा तो आप पहले बताएंगे कि मैडम पहला खनिज कौन सा होता है, मैग्नीशियम। मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैग्नीशियम का काम क्या है, तो आप कहोगे मैडम मैग्नीशियम मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। क्या करवाता है, इनका निर्माण करवाता है। फिर मैं पूछूं कि इसके अलावा कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सल्फर पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। फिर यहाँ पे ये भी ऐड कर देंगे कि फास्फोरस हड्डियों में भी पाया जाता है और हमारी मांसपेशियों में भी पाया जाता है। करता क्या है, सल्फर और फास्फोरस दोनों मिलकर हमारी मांसपेशियों में संकुचन करवाते हैं, मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक आयन पूछेगा तो आपका आंसर आना चाहिए सल्फर और फास्फोरस। ये हम मांसपेशियों से संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है ना? सवाल बन जाए इससे रिलेटेड, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना। फिर से बोल रही हूं, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस तीनों आपको कंफ्यूज करवाएंगे काम से संबंधित, इनका फंक्शन क्या होता है। तो आप लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वो ले लेना। सुनील जी बोल रहे कितनी मांसपेशियां होती है मैम, अभी बता रही हूं जस्ट। चलो ठीक है, मिटा रही हूं मैं इसको। अब देखो इसके बाद में अगर आपसे मांसपेशियों की संख्या पूछ ली जाए कि मांसपेशियां कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो यदि सबसे पहले आपसे चाइल्ड का पूछ लिया जाए, बच्चों में, चाइल्ड यानी कि बच्चों में मांसपेशियां, आपको पता है कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी थी, मोर देन 300, यानी 280 से लेके 300 तक हड्डियां हो सकती है किसमें, बच्चों में। तो बच्चों में मांसपेशियों की संख्या भी क्या होगी, सामान्य से ज्यादा होगी। तो आप बोलेंगे मैडम मोर देन 700, यानी 700 से ज्यादा मांसपेशियां देखने को मिल सकती है किसमें, बच्चों में। 700 से तक तो होनी है, 700 से ज्यादा मांसपेशियां भी हम किसमें देख सकते हैं, चाइल्ड में देख सकते हैं, बच्चों में देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद में, चाइल्ड के बाद में आप क्या कहोगे कि हम जो एडल्ट है, वयस्क की बात करें, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या, वयस्क मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या, हड्डियों की पूछेगा तो आप 206 बता देंगे और मांसपेशियों की संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 639, 639। आपको ऑप्शन में ये संख्या देखने को मिलेगी, 639, 639 मांसपेशियां होंगी जो एडल्ट या फिर किस में प्रेजेंट होगी, वयस्क में प्रेजेंट होगी। तो बच्चों में पूछेगा कि बच्चों में हड्डियां कितनी है, तो आप कहोगे 280 से लेके मोर देन 300, 300 प्लस भी हो सकती है। और मांसपेशी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 700 प्लस, मोर देन 700 भी हो सकती है। और एडल्ट मनुष्य में अगर मांसपेशियों की संख्या पूछेगा तो आप कितनी कहेंगे, 639, यानी कि 639 मांसपेशियां किसमें हो सकती है, मनुष्य में हो सकती है। क्लियर है, इतना क्लियर है? चलो आगे। अभी मैं देखूंगी आपके कमेंट एक बार, बस थोड़ा सा और बता दूं, फिर एक साथ चेक कर लूंगी आप क्या बोल रहे हैं। कोई डाउट है तो वो मैं देख लूंगी, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, ध्यान से सुनना, मांसपेशियों का रंग। आप कहेंगे मैडम ये इतना इजी सवाल क्यों पूछ रहे हो, मांसपेशियों का रंग तो हमें ही पता है, मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, तो आप सीधा ही आंसर बता देंगे मैम रेड होता है, लाल होता है। मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ रक्त का रंग कैसा होता है, आप क्या कहोगे, लाल। क्यों होता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन के कारण। तो सेम ऐसा ही सवाल यहां बन जाता है कि हमारी जो मसल्स है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। लेकिन इस लाल रंग का कारण क्या है, मांसपेशियों का लाल रंग किस कारण से होता है? कोई भी बच्चा एक आंसर दो मुझे, जल्दी से दो। मांसपेशियों का लाल रंग किस कारण से होता है, जल्दी आंसर देंगे। कई बच्चे बता रहे हैं आरबीसी, कोई बता रहा है हीमोग्लोबिन। मैं ब्लड के लिए नहीं पूछ रही आपसे,
मोहन जी आपको भी बताएंगे, रुक जाओ, बताएंगे बताएंगे। मांसपेशियां का रंग लाल क्यों होता है? हेमराज जी बता रहे हीमोग्लोबिन के कारण। सीमा सैनी जी बता रही है मायोग्लोबिन। अच्छा, राजीव कुमार जी बोल रहे नो पता, मतलब नहीं पता। जल्दी बताओ जल्दी। बेटा जी हीमोग्लोबिन मत जोड़ो यहां पे प्लीज। हीमोग्लोबिन तो आप किसी भी हालत में नहीं जोड़ सकते। मांसपेशियों में हीमोग्लोबिन कहां से आएगा यार? रक्त की बात करेंगे तो आप वहां पे फिर भी हीमोग्लोबिन का नाम ले सकते हो। मांसपेशियों में आप हीमोग्लोबिन नहीं जोड़ सकते। देखो, मांसपेशियों के लाल रंग का कारण एक सीमा सैनी ऐसे कुछ थी, एक दो स्टूडेंट और थे जिन्होंने सही आंसर दिया है। मांसपेशियों का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण। मायोग्लोबिन के कारण, किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। तो आज से याद रखेंगे कि ब्लड का लाल रंग पूछे तो आप क्या कहेंगे? आरबीसी या हीमोग्लोबिन के कारण। और आपसे सवाल बन जाए मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे मायोग्लोबिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये तो बहुत इजी लगता है कि मांसपेशियों का रंग लाल है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस कारण होता है? दिख नहीं रहा तो दूसरे पेन से लिख देती हूं, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण दिखाई देगा? मायोग्लोबिन के कारण दिखाई देगा। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? चलो ठीक है आगे। अब मांसपेशियों से संबंधित और क्या सवाल बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन स्टोर होता है, स्टोर फूड, किसकी बात करूंगी मैं? स्टोर फूड की, यानी आप क्या कहेंगे? संचित भोजन। कि मानव शरीर के अंदर जो भोजन स्टोर होता है, संचित होता है, वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कहां होता है? लीवर में, यानी हम क्या कह सकते हैं? यकृत में। सबसे ज्यादा जो भोजन स्टोर होता है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है हमारी मांसपेशियां। कि लीवर के बाद में अगर भोजन स्टोर होना है तो वो किसमें होता है? मांसपेशियों में होता है। अब मैंने ये चीज क्यों बताई, तो ध्यान से सुनो, इसलिए बताई कि जितना भी हमारा वेट है, जितना भी हमारा वेट है, यानी हमारा वजन है, हमारे वजन का जो 50%, 50% वजन है, उसका कारण होती है मांसपेशियां। यानी मांसपेशियों के कारण हमारी जो बॉडी है उसका वजन कितना होता है? 50%। यानी कि टोटल बॉडी का जो 50% वेट है, 50% जो वजन है, वो केवल कौन बनाती है? मांसपेशियां बनाती है। जैसे आपसे सवाल बनता है कि हमारी बॉडी का कितना प्रतिशत भाग रक्त बनाता है वजन का, तो आप क्या कहते हैं? 7%। तो वैसे ही 50% जो हमारा बॉडी वेट है वो कौन बनाती है? मांसपेशियां बनाती है। मैंने आपको एंडोक्राइन वाले सिस्टम में बताया था, एक हाइपोथायरॉइड और एक हाइपरथायरॉइड। मैंने बताया होगा कि मांसपेशियों में जब स्टोर फूड ज्यादा बनने लग जाता है तो एकदम से क्या होता है? वेट इंक्रीज होता है, हमारा वजन बढ़ता है। और जब मांसपेशियों में स्टोर फूड कम होने लगता है, संचित भोजन कम रहता है, तो धीरे धीरे वेट क्या होने लग जाता है? लॉस होने लग जाता है। वेट में क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। तो क्लियर कर लेंगे, हमारा जो स्टोर्ड फूड है, संचित भोजन, सबसे ज्यादा किसमें होता है? लीवर में होता है, यकृत में, और यकृत के बाद किसमें होता है? मांसपेशियों में। और मांसपेशियां हमारे वेट का 50% जो वेट है वो कौन बनाती है? मांसपेशियां बनाती है। ये चीज भी आपको क्या कर लेनी है? क्लियर कर लेनी है। हो गया? चलो, इसके बाद के कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके बाद के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लिखते जाना साथ साथ। कुछ की पॉइंट्स है जो आपको लिखना है मेरे साथ साथ। सबसे पहला की पॉइंट आप लिखेंगे, सबसे एक लंबी मांसपेशी होगी, एक बड़ी होगी। सबसे लंबी मांसपेशी
आपको क्या लिखना है? सबसे लंबी मांसपेशी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे लॉन्गेस्ट मसल। लॉन्गेस्ट मसल कहां पाई जाती है और नाम क्या होता है? तो सबसे लंबी मांसपेशी का नाम आपको याद रखना है सार्टोरियस। क्या नाम होता है? सार्टोरियस। और ये सार्टोरियस कहां पाई जाती है? हमारे फीमर कहां पाई जा रही थी? थाइस, यानी जांग वाले भाग में। हमारा जो थाई वाला भाग है, जो जांग वाला भाग है, यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी फीमर भी पाई जाती है और सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस भी प्रेजेंट होती है। ये नाम आपको याद रखना है। क्लास को शेयर नहीं किया ना तुम लोगों ने? बेईमान हो सारे के सारे। सबसे लंबी मांसपेशी लॉन्गेस्ट मसल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सार्टोरियस कहां पाई जाती है? थाई वाले भाग में पाई जाती है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी। यहां देखो हड्डी तो एक ही थी लेकिन मांसपेशी अलग अलग होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी, अब लंबी में और बड़ी में अंतर है, आप सब समझते होंगे। सबसे बड़ी को आप क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट मसल की यदि बात की जाए, किसकी बात करेंगे हम? लार्जेस्ट मसल की, सबसे बड़ी मसल की बात करेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी होगी यहाँ पे आपकी? ग्लूटेरियस। अब ये मत बोलना मैडम कैसे नाम है, नाम ऐसे ही है। मैक्सिमस। ग्लूटेरियस मैक्सिमस कहां पाई जाती है? हमारे थाइस वाले भाग में, हमारे जांग वाले भाग में पाई जाती है। तो सबसे लंबी मांसपेशी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? सार्टोरियस। कहां पाई जाती है? जांग में। और यदि सबसे बड़ी मांसपेशी पूछेगा तो आप कहेंगे ग्लूटेरियस मैक्सिमस, जो कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। इसके बाद में आपसे पूछेगा सबसे छोटी मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट मसल। जैसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? स्टेपेज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? स्टेपेज। और कहां पाई जा रही थी? कान में। वैसे ही सबसे छोटी मांसपेशी पूछ लिया जाए तो पाई कहां? कान में। और नाम क्या होता है? आपको स्टेपिज से याद रखना है, स्टेपीडियस। आप क्या लिखेंगे? सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस। क्या लिखेंगे? स्टेपीडियस। और ये स्टेपीडियस भी कहां पाई जाती है? कान में उपस्थित होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? स्टेपिज। वो भी कहां पाई जा रही थी? कान में पाई जा रही थी। तो आपको क्लियर कर लेना है सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपीडियस। कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने सवाल, सबसे कमजोर मांसपेशी, सबसे वीकेस्ट या फिर क्या बोल सकते हैं? कमजोर। सबसे कमजोर मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे कमजोर मांसपेशी कौन सी होती है? तो जो आंसर आपने सबसे छोटी मांसपेशी का लिखा है वही आंसर होगा सबसे कमजोर मांसपेशी का। यानी कि स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी भी है और स्टेपीडियस सबसे कमजोर मांसपेशी भी है। तो आप लिख लेंगे स्टेपीडियस। और कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है स्टेपीडियस। और ये कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे कमजोर मांसपेशी पूछेगा, जो वीक होती है, कमजोर होती है, तो आप क्या लिखेंगे? स्टेपीडियस। कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट आपसे सवाल क्या बन जाएगा? नेक्स्ट सवाल को सबसे कठोर पूछ सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग की बात कर ले कि सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी, सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी कौन सी होती है? तो मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी थी? मैंडिबल। सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी थी? मैंडिबल। जो कहां पाई जा रही थी? मैंडिबल कहां पाई जा रही थी? जल्दी से बताएंगे। मैंडिबल कहां पाई जाती है? जबड़े में, हमारे जबड़े वाले भाग में पाई जाती है मैंडिबल, जो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो यहां याद रखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी भी कहां पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। और नाम क्या होता है? मेसेटर। नाम क्या होता है? मेसेटर। क्लियर कर लेना, सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी भी जबड़े में पाई जाती है और इसका नाम क्या होता है? मेसेटर। अब आप क्या करेंगे? एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से। सबसे लंबी मांसपेशी पूछे तो सबसे लंबी हड्डी कहां है? थाई वाले पार्ट में। कौन सी होती है? फीमर। फीमर के पास में ही सबसे लंबी मांसपेशी पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? सार्टोरियस। फिर आपसे पूछे सबसे बड़ी मांसपेशी, तो सबसे बड़ी मांसपेशी आप क्या कहेंगे? ग्लूटेरियस मैक्सिमस।
ये भी कहां पाई जाती है? थाई वाले भाग में। फिर पूछे कि बताओ सबसे छोटी मांसपेशी कहां पाई जाती है, तो आपको पता है कि सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? कान। क्या नाम होता है? स्टेपिज। तो सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या होता है? स्टेपीडियस। ये भी कहां पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है। फिर पूछ लिया जाए आपसे सबसे कमजोर मांसपेशी, तो जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो ही सबसे कमजोर होती है और कहां पाई जाती है? कान में। क्या नाम होता है? स्टेपीडियस। फिर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रोंग मांसपेशी, तो सबसे स्ट्रोंग जो हड्डी है वो कहां पाई जाती है? जबड़े में। तो सबसे स्ट्रोंग मांसपेशी भी जबड़े में पाई जाएगी और उसका नाम क्या होगा? मैसेटर उसका क्या होगा? नाम होगा। क्लियर है क्या इतना? मुझे ये बताओ क्लियर है क्या इतना? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? ओके। मांसपेशियों में खिंचाव क्यों आता है? जब मांसपेशियों में आपके लैक्टिक अम्ल जम जाएगा। सुनील नामदेव जी। बच्चों में हड्डियां और मांसपेशियां इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो जुड़ नहीं पाती, जॉइंट्स नहीं होते, और जब हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है। आपको पता है कि ग्रोथ होगी, भाई बच्चा छोटा सा है तो अभी ग्रोथ थोड़ी कर रहा है, भाई बड़ा थोड़ी हो गया। जब छोटा है तो उसकी हड्डियां और मांसपेशियां क्या है? अभी कनेक्ट नहीं हुई, उनमें जॉइंट नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के साथ साथ वो क्या करती है? जॉइंट्स बना लेती है और हड्डियां जुड़ जाती है, जिससे उनकी संख्या क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। क्लियर है इतना? अब चलो आगे। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बनेगा, ध्यान से देखो। मांसपेशियों से रिलेटेड ही, फिर टाइम हो जाएगा, चैप्टर अभी मैं खत्म कर ही देती हूं, 1-2 पॉइंट और बचे हैं। फिर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? मांसपेशियों में आपसे पूछा जाएगा सबसे सक्रिय मांसपेशी, सबसे सक्रिय पेशी या फिर सबसे सक्रिय मांसपेशी। सबसे सक्रिय पेशी का नाम बताओ और कहां पाई जाती है? सबसे सक्रिय, जो सबसे एक्टिव होती है, तो सबसे सक्रिय पेशी होती है आइरिस, और ये आइरिस कहां पाई जाती है? हमारी आंखों में। हमारी आंखें झपकती है पूरे दिन, और उन झपकने का कारण क्या होता है? आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होना, संकुचन होना। तो आप क्या कहेंगे? आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे एक्टिव मसल कौन सी है, सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आइरिस। कब पाई जाती है? आंखों में पाई जाती है। फिर आपसे पूछ लिया जाए सबसे व्यस्त मांसपेशी, सबसे व्यस्त मांसपेशी, सबसे जो बिजी मांसपेशी है, मसल है, उसका नाम क्या होता है और ये कहां पाई जाती है? सबसे व्यस्त मांसपेशी का नाम क्या है और ये कहां पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे कि मैडम आपका बताया हुआ है सबसे व्यस्त मांसपेशी होती है हमारी कार्डियक मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी। और आप समझ गए होंगे कि जब कार्डियक वर्ड आ जाता है तो आप किसकी बात करते हैं? हार्ट की बात करते हैं, हमारे हृदय की बात करते हैं। और हृदय की पेशी को आप क्या बोल सकते हैं? हृदय पेशी भी कहा जा सकता है। तो इस कार्डियक मांसपेशी का नाम हृदय पेशी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारा हार्ट पूरे दिन काम करता रहता है, एक बिजी ऑर्गन भी है। हमारी बॉडी का जो बिजी अंग है वो भी क्या है? हार्ट है। फिर क्या होता है? लीवर होता है, यकृत होता है। तो आपको याद रख लेना है कि सबसे व्यस्त मांसपेशी जो सबसे ज्यादा बिजी रहती है वो कौन सी होती है? कार्डियक मांसपेशी, या फिर आप क्या कह सकते हैं? हृदय पेशी। इसकी उपस्थिति भी कहां होती है? हमारे हार्ट में होती है, हमारे हृदय में होती है। ये थी हमारी मांसपेशियां। और आपको पता ही है कि बोन को मांसपेशियों से कौन जोड़ेगा? जहां पे बोन्स किससे जुड़ेगी? मसल से आके जुड़ेगी। उस जॉइंट को आप क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। उस जॉइंट को आप क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। और जब एक बोन दूसरी बोन से जुड़ेगी तो उस जॉइंट को आप क्या कहेंगे? लीगामेंट कहेंगे। आप उसे क्या कहेंगे? लीगामेंट कहेंगे। ये हमारा जो चैप्टर था स्केलेटन सिस्टम, जो हमने कल शुरू किया था, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स के सवाल हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है आज कुछ फास्ट चला हो, मैं आपके कमेंट चेक नहीं कर पाई, लेकिन अभी करूंगी। कमेंट चेक तभी करूंगी जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सवाल है आपसे, ये तो हो गया, अब सवाल है आपसे, ठीक है, लास्ट में देखो। इसके बाद में
सवाल आपसे बन गया, अनोक्सी श्वसन के दौरान, सवाल क्या बनेगा देखो, अनोक्सी श्वसन के दौरान, अनोक्सी श्वसन के दौरान मांसपेशियों में बनने वाला अम्ल कौन सा है, बनने वाला अम्ल कौन सा है, एसिड कौन सा है। जब अनोक्सी श्वसन चल रहा होता है, जैसे हम दौड़ वगैरह लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी मसल्स के अंदर क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है, और वो एसिड पेन करवाता है। उस एसिड का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, हमारे सिर में, टोटल सिर की बात कर रही हूं, सिर में उपस्थित कुल हड्डियों की संख्या बताओ, सिर में उपस्थित कुल हड्डियों की संख्या बताओ। आप मुझे अलग अलग नहीं बताएंगे, मतलब आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैडम खोपड़ी में 8 होती है, फेस में 14 होती है, कानों में 6 होती है, गले में 1 होती है। आपको टोटल हड्डियां बतानी है कि हमारे सिर में उपस्थित कुल बोन्स कितनी होती है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ जल्दी। 29 29 29, कोई 28 भी बोल रहा है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्रह्मोसी बोल रहे हैं 29, गिरधारी, कमलेश, योगी, सुनील कुमावत जी, जी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। ये कौन बोल रहे हैं, अजीत हिंदू। देखो बात आप क्या पूछ रहे हो कि मैडम बच्चों में हड्डियां ज्यादा क्यों होती है। अभी बताया है मैंने कि बच्चों में हड्डियां जो होती है ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनका जॉइंट नहीं बन पाता। और फिर क्या होता है कि जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो ग्रोथ तो होती है, तभी तो बड़े होंगे, तभी तो बढ़ेगी। तो ग्रोथ होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, बोन्स को जोड़ लेता है आपस में।